जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबका जो प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में बस यही इच्छा है कि आप सब भी आगे बढ़ें और जो भी आप बनना चाहते हैं उसमें आपका फोकस हो और इसमें मेरा जो योगदान हो सकता हो मैं अपना पार्ट अदा करूं। इस बीच आरआरबी का रीजनल रूरल बैंक क्लर्क का रिजल्ट आया। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। उन सबको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। आप सब ने जो ये सफलता प्राप्त की है, ये निश्चित रूप से आपकी मेहनत का केवल रिजल्ट है। आप दिखाती है कि आपने जी तोड़ मेहनत की थी। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आजकल व्रत रह रहे होंगे, माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक विद्यार्थी के जीवन में जो सबसे बड़ा व्रत है वो पढ़ाई का होना चाहिए। अगर वो प्लान बनाता है तो उसको एग्जीक्यूशन तक पहुंचाना ही उसका सबसे बड़ा व्रत है। अगर वो उसको पूरा कर लेता है तो उसका व्रत पूरा माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता हमारे उद्देश्य को हमें याद दिलाने के मकसद से ही बनाए गए हैं। इसके पीछे जो भी हमारे भगवान रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, जो भी उपनिषद के रचयिता रहे हैं, उनकी ये सोच रही होगी कि व्यक्ति को निश्चित रूप से हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाई जाए और उसके लिए उन्होंने एक अधिष्ठाता देवता बना दिया। जैसे विद्यार्थियों के लिए सबसे जो पूजनीय भगवान होना चाहिए वो माता सरस्वती होनी चाहिए, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री माँ भगवती, माता सरस्वती, जिन्हें महासरस्वती के नाम से भी जानते हैं, वे अगर कृपा कर दे तो आपकी नैया पार हो जाती है। जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो आसानी से बन जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हमारे धर्म में ही बताए गए हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा धर्म में लगे हुए हैं, अर्थ, काम और मोक्ष पीछे छूट गया, तो आप एक पिलर आपने बनाया अपने मकान को खड़ा करने के लिए, अभी 3 पिलर बनाने बाकी रह गए। अगर आपके जीवन में धन नहीं है, आपके जीवन में इच्छाएं नहीं है, इच्छा ये जरूरी नहीं कि काम की इच्छा हो, इच्छा बहुत सारी हो सकती है। सबकी सेवा की भी एक इच्छा ही होती है, हम किसी के काम आए ये भी एक इच्छा ही है। तो इच्छा को ज्यादातर लोग गलत रास्ते में ले जाते हैं। इच्छा भी एक पुरुषार्थ है, इसीलिए काम को एक पुरुषार्थ कहा गया है। और मोक्ष यानी मुक्ति, जब हमें सब मिल जाए तो उसमें उलझ नहीं जाना है, हमें समाज को लौटाने का काम शुरू कर देना है कि अब समाज को आगे बढ़ाने का हमारा काम है। तो नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें आप भी एक संकल्प लीजिए, आप भी एक व्रत लीजिए कि अब मैं भी बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा। जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप भी अपनी उस तैयारी में अच्छे से लग जाइए। जहां तक की बात है आरआरबी के रिजल्ट की, आईबीपीएस के रिजल्ट की, एसबीआई के रिजल्ट की, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट आया, उनको सक्सेस मिली, सफल हुए। बहुत सारे लोग इस साल सफलता से थोड़ी दूरी पर रह गए। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आपने देखे, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी शायद भगवान की इच्छा नहीं थी, उन्हें थोड़ी देर और आराम करने भगवान चाहते हैं कि उन्होंने 20 साल 15 साल जो नौकरी की है उसके बाद थोड़ा और अपने परिवार को समय दे सकें। उसके बाद फिर अगले साल वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इस बीच कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, उन पे चर्चा होगी तो आपके मन में भी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे दीपक पांडा जी ने मैसेज किया था कि जय हिंद सर पीयूष सर नोट देते हैं या खुद से बनाना पड़ता है। इस विषय में मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं, या विद्यार्थी जीवन में हम सब यही करते थे कि कोई कुछ बात कह रहा है तो हमारा ध्यान ये होता था कि जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए।
हमें लगता था कि अगर हमने नोट कर लिया तो बस काम बन गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। एक किताब में कुछ लिखा हुआ था, आपने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया, फिर आपने एक और कॉपी में लिख दिया, इससे क्या फर्क पड़ा? अगर आपके दिमाग में नहीं लिखा गया तो वो आपके काम का नहीं है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपने रिवीजन नहीं किया है, तो भी वो आपके काम का नहीं है। आपने नोट्स बहुत सारे बना लिए, क्या फर्क पड़ता है? आपने उनका रिवीजन नहीं किया, आपने उनसे प्रैक्टिस नहीं की, तो वो ऐसे ही है जैसे एक बुक आप खरीद के लाए थे और बिना पढ़े आप एग्जाम देने चले गए। आपने कहा बुक तो बहुत बढ़िया मैं लाया था, पब्लिकेशन तो बहुत अच्छा था, राइटर तो सुपर्ब था, लेकिन नंबर फिर भी नहीं आए क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है। ऐसे ही है, अगर आपने नोट्स बनाए और उनसे रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो वो बहुत अच्छे पब्लिकेशन के हैं, बहुत अच्छे राइटर के हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं आएंगे। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कुछ चीजें तो आपको नोट डाउन करनी ही पड़ेंगी। जैसे कुछ डाटा स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन आ रहा है जीए का, अगर गवर्नमेंट स्कीम कब से कब तक एक्सटेंड हुई है, उसके लिए एलोकेशन क्या हुआ है, वो किस मिनिस्ट्री में आती है, और जब वो आई थी तो वो कौन सा ईयर था, ये 4 चीजें ही नॉर्मली स्कीम से पूछी जाती हैं। तो आपको नोट्स भी थोड़ा भर भर के नहीं बनाने हैं, जो आपने लिखा, जो आपने सुना वैसे नहीं बनाने हैं। आपको चार्ट वे में बनाने हैं नोट्स, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से बनाने हैं। आप ऊपर स्कीम का नाम लिख दीजिए, उसके बाद 3 एरो खींच दीजिए। एक एरो के नीचे लिख दीजिए कि ये स्कीम 2008 में आई थी, दूसरे में लिख दीजिए इसको इतने पैसे मिले हैं, और तीसरे में लिख दीजिए कि ये इस डेट तक के लिए एक्सटेंड हो गई, इस ईयर तक के लिए एक्सटेंड हो गई, उसका पीरियड लिख दीजिए। और नीचे लिख दीजिए कि ये इस मिनिस्ट्री की योजना है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने % देती है और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर इतने % का है। तो आप नोट्स बनाइए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अगर 10 कॉपियां भर दी और रिवीजन नहीं किया तो फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि जो डाटा आपको लगता है, पहली बार में तो कोई नोट्स मत बनाइए, किसी भी चीज को सुनिए, पूरा ध्यान आप सुनने में लगाइए। आपको लगता है, पीयूष सर बोलते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी आई थी, ये गवर्नमेंट स्कीम है, ये जरूर पक्का आती है, तो उन चीजों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही चार्ट पैटर्न में एरोज बना के, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे और आप उसका रिवीजन फ्रिक्वेंटली करिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेली क्लास को तो लीजिए, बढ़िया से सुनिए हर बात को, जहां पे भी डाटा स्पेसिफिक हो वहां पे रुकिए, स्पीड को थोड़ा कम करिए। बाकी जगह अगर आप 2x में सुन रहे हैं तो आ जाइए 1.25x में, और उस बात को सुनिए। अगर आप चाहें तो एक बार और उसको रिवाइज करके, रिपीट करके उसी समय सुन लीजिए, ताकि 2 बार आपकी मेमोरी में वो अच्छे से आ जाए। पीयूष सर रिवीजन बहुत कराते हैं, तो जब संडे की वीकली लेके आएंगे तो उसमें भी वो बात आपको सुनने को मिलेगी, और जब संडे को आप सुन लेंगे तो फिर एक बार, तीसरी बार आपका रिपीटिशन हो गया। इसके बाद आप क्या करिए कि जीए बाई पीयूष सर चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखिए, एक वीकली प्लेलिस्ट है। उसमें मान लीजिए आप अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आप लिखने जा रहे हैं, मेंस उसका जून में होना है, आपको पता है, 6 महीने की करंट अफेयर्स आती है, तो आप जून हटा दीजिए, मई तक के 6 महीने आप लेके चलिए, तो आप दिसंबर से लेके और मई तक का आपका करंट अफेयर्स आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में आना है। तो आप 1 दिसंबर या दिसंबर का जो भी फर्स्ट वीक जब से स्टार्ट हो रहा था, तब से आप जो उनकी वीकली प्लेलिस्ट है, उससे एक एक वीडियो को आप डेली देखने का एक रूटीन बना लीजिए, कि मैं डेली एक वीकली का सुनूंगा, सुबह टाइम में डेली क्लास करूंगा, शाम टाइम में वीकली से रिवीजन करूंगा। आप दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके वीकली को हर दिन एक एक करके करेंगे, तो 22-23 दिन में आपका सारे वीकली रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दीजिए, रीस्टार्ट, फिर एक बार गो थ्रू करिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 22-23 दिन में आप एक बार वीकली की प्लेलिस्ट के थ्रू रिवीजन कर ले रहे हैं पूरे 6 महीने की करंट अफेयर्स का, तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 बार आपका रिवीजन आपके एग्जाम डेट तक हो चुका होगा। कोई नोट्स आपने नहीं बनाए, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने 7-8 बार रिवीजन कर लिया है, तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां जब आप क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको वो चीजें क्लिक करेंगी। बहुत ज्यादा नोट्स बनाने से फायदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
एक और मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो था, ये पारस के ने भेजा था, सर एक वीडियो बनवा एग्जाम प्री और मेंस में एग्जाम अप्रोच क्वेश्चन टॉपिक वाइज बताओ प्लीज। देखिए, मैंने एक एक सब्जेक्ट की आपकी एक एक वीडियो बना दी है और हमेशा मैं कहता हूं कि आप कोई क्या करता है इससे ज्यादा ध्यान इस बात पे दीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आप मॉक दीजिए, मॉक देने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कुछ नहीं आता है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत होंगे। और अपनी सक्सेस को आप खुद ट्रैक करिए। एक डायरी लीजिए, डेली उसमें जो मॉक आप दे रहे हैं उसका स्कोर लिखिए, उसके बाद 3 कॉलम बनाइए। एक स्ट्रेंथ कॉलम नाम रखिए जिसमें आप लिखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मेरा एवरेज टाइम जो मॉक में सब बच्चों का आया उसमें से उसके बराबर था या उससे कम था, उसको स्ट्रेंथ में लिख लीजिए। सेकंड कॉलम जो आप बनाइए उसमें लिख लीजिए आपकी वीकनेस, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको ज्यादा समय लग रहा था। अब समय 2 वजह से ज्यादा लग सकता है, या तो आपका अप्रोच गलत है, और अगर आपका अप्रोच सही है तो आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो जहां आप लैग कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। कैसे करूंगा? प्रैक्टिस के लिए आप स्मार्ट कीड़ा का जो स्पीड ड्रिल्स है वो आप ले लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके पास कोई बुक हो या फिर आपने कोई डेली प्रैक्टिस पेपर टाइप आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो जो यस अफसर भी देता है, और भी गाइडली का बंडल पीडीएफ आता है, तो आप जो भी आपने ले रखा उससे आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अप्रोच गलत है तो मैंने आपके लिए कुछ काम किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम भी कृष्ण गीतामृतम है। कृष्ण गीतम के नाम से ही मेरे सारे चैनल हैं। कृष्ण गीतम का मतलब है जो कृष्ण के गीत में रत है, भगवान की सेवा समझ के सब कार्य करता है। तो मेरा तो यही काम है। तो आप मेरे कृष्ण गीतम यूट्यूब चैनल में आएंगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। मैंने जो भी वीडियो आज तक इंग्लिश के, क्वांट्स के, रीजनिंग के देखे हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, और एक आपने बुक सुनी होगी वर्ल्ड पावर मेड इजी, उसका भी एक बहुत लंबा वीडियो है जिसको मैंने सुना था, इसका फायदा भी मुझे मिला। तो उन सब वीडियोस को मैंने वहां पे प्लेलिस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज डाल दिया है। वो मेरे वीडियो नहीं है, वो जो बेस्ट टीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं, बैंकिंग के जो बेस्ट टीचर हैं, उनके वीडियोस हैं। वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अप्रोचेस को भी आप वहां से अच्छा कर सकते हैं। मैं इतना योगदान आपके लिए कर सकता था, तो वहां से आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अप्रोच आप सीखिए और प्रैक्टिस ढेर सारी करिए। और डेली डेली जो तीसरा कॉलम अभी रह गया, 2 कॉलम आपने बना ली, स्ट्रेंथ वीकनेस। तीसरा कॉलम है जो आपसे उस दिन क्वेश्चन गलत हुआ, उसको थर्ड कॉलम में लिखिए कि इस टॉपिक में मुझे अभी कुछ नहीं आता है, या मैं बहुत लो लेवल का नॉलेज रखता हूं, अभी मुझे इसमें नॉलेज अपना इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यूट्यूब में 1 शॉर्ट वीडियो डालेंगे, कोई भी 2-3 घंटे की क्लास उस टॉपिक की आप ले लेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, कैसे मेंस में आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करते हैं। फिर आप उसकी भी प्रैक्टिस शुरू करिए। तो जब सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो थर्ड लिस्ट पे देना है कि जिसमें आप सबसे वीक हैं, उससे टॉपिक्स धीरे धीरे आपके वीकनेस वाले में आए। आंसर तो निकल रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। फिर आप उसके ऊपर जब काम करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपना अप्रोच ठीक करेंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ वाले कॉलम में वो सब शिफ्ट हो जाए। आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि स्ट्रेंथ वाले कॉलम की लिस्ट बढ़ेगी, वीकनेस और जो मुझे नहीं आता है उस वाले कॉलम से धीरे धीरे चीजें मैं इस स्ट्रेंथ वाले कॉलम में शिफ्ट करके ले आऊंगा। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके देखते देखते आपके सारे टॉपिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और डेली मॉक देने से उसका स्कोर जब आप ऊपर रोज लिखेंगे तो आप पन्ने पलट के खुद ही देख सकते हैं कि मेरी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। अगर प्रोग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और आपको जो मैंने आज के इस टॉपिक रखा है, इस सब्जेक्ट रखा है, इस लेक्चर का, इस वीडियो का, उसका रखा है प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, वाई सक्सेस इज सो इजी। देखिए सक्सेस बहुत इजी है, लेकिन ये प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन के बीच का जो रास्ता है ना, यही इसको आसान और कठिन बनाता है। जो बच्चे प्लानिंग को एग्जीक्यूशन तक पहुंचा देते हैं उनके लिए सक्सेस बहुत इजी हो जाती है, और जो प्लानिंग से लेके
और सक्सेस के बीच में, एग्जीक्यूशन के बीच में कहीं भी फंस जाते हैं, प्लानिंग नहीं अच्छी करते, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं करते, या इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ढिलाई बरत देते हैं, तो उनके लिए सक्सेस जो है वो इल्यूसिव हो जाती है, उनके लिए सक्सेस डिफिकल्ट हो जाती है। यही तो आज का ये जो वीडियो बन रहा है इसका सब्जेक्ट है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं। कहीं आपकी प्लानिंग तो नहीं अच्छी ऐसी है कि आपको एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत कर रही है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा शाम को बनाया प्लानिंग, और फिर इसके बाद मुझे बहुत अच्छी नींद भी आ गई, क्योंकि प्लानिंग तो बनाने में अच्छा लगता है, दिमाग शांत हो जाता है कि हाँ भाई उसको तो मिल गया, डोपामाइन उसका अच्छे से इंक्रीज हो गया, अब वो एकदम शांत हो जाता है। फिर बढ़िया नींद आती है, फिर सुबह उठे तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया आपने, तो फिर वो आपको सक्सेस जो है वो हमेशा डिफिकल्ट लगेगी। अदरवाइज जिसका एक एग्जाम निकल जाता है, फिर उसके लगातार एग्जाम निकल जाते हैं, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है कि मैं कर सकता हूं। और आप सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम तो दिया है, ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आपने झंडे गाड़े हैं, फतेह किए हैं, तो ये भी तो एग्जाम आने वाले जो हैं वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ही होने चाहिए कि देखो पिछले वाले एग्जाम में 2 नंबर से रह गया था, इस बार 2 ज्यादा ले आऊंगा, इस बार 5 ज्यादा लाऊंगा, पिछली बार मेरे एक्स सर्विसमैन कोटा में नहीं हुआ था, इस बार मैं जनरल के बराबर फाइट करके दिखाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि जनरल वाले भी सोचेंगे यार ये एक्स सर्विसमैन वाले पता नहीं कितना पढ़ने लगे हैं आजकल, हमसे ज्यादा नंबर लाते हैं। और यकीन मानिए जो अभी आरबीआई का आप असिस्टेंट का एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे आपकी जो मेरिट है वो जनरल के लगभग बराबर ही रहेगी, मैक्सिमम 7% का जो है वो मार्जिन आपको मिलता है, तो आपको ऐसे भी जनरल के बराबर ही अपनी तैयारी को लाके खड़ा करना पड़ेगा अगले अप्रैल से लेके जून के बीच में, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो, ये अलग बातें हैं, आपका वर्क आपको करना है। अब उसको आप हार्ड वर्क नाम दें, स्मार्ट वर्क नाम दें या केवल वर्क नाम दें, बात यह है कि आपको प्लानिंग करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, अपनी प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करते हुए चलना है और डायरी में नोट करना है कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा जो है नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप अपनी सक्सेस को थोड़ा थोड़ा नोट करते हुए आगे बढ़ें और देखें कि अभी कितनी मेहनत हो रही है, इससे क्या आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो इनपुट बढ़ाना है, इनपुट बढ़ाना है मतलब हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें और अच्छे अप्रोचेस सीखने हैं, हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन मेरे पास आया, ये ब्लैक ईगल ने किया था 4 दिन पहले। बोल रहे हैं कि सर मॉक कौन सा अच्छा रहेगा और सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करना है क्या? देखिए बात तो सही है आपकी कि आप अगर सीधे मॉक देने लग जाएंगे पहले दिन, कुछ लोग मेरी बात को ऐसे ही इंटरप्रेट करते होंगे कि बोलते मॉक दो, पहले दिन से थोड़ी मॉक देने लगेंगे। पहले आप 10-15 दिन कुछ पढ़िए। अगर आप 0 पे हैं, अगर आप जानते हैं कि मैंने तो पढ़ाई की जीवन भर, मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में और अभी मैं बीच में पढ़ाई कर ही रहा था, पढ़ाई तो मेरी कभी छूटी नहीं, तो फिर आप पहले दिन मॉक दीजिए और देखिए कि आप किस लेवल पे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं, कौन से वीक हैं, कौन से बिल्कुल नहीं आते आपको। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं तो मेरा सजेशन है कि आप पहले इजी मॉक्स से स्टार्ट करिए। इजी मॉक्स कहाँ मिलेंगे? इजी मॉक्स मिलेंगे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक के मॉक जो हैं वो इजी का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, वो एग्जाम रिलेवेंट है, उनका जो लेवल है वो एग्जाम के इक्विवेलेंट ही है। और उसमें भी आप अगर पहले आरआरबी से स्टार्ट करें, आरआरबी क्लर्क से, उसका पेपर थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली। आरबीआई असिस्टेंट से स्टार्ट करें, उसका पेपर इजी होता है। नाबार्ड असिस्टेंट से स्टार्ट करें, उसका इजी होता है। इंश्योरेंस एग्जाम्स के प्रीलिम्स से करें। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छे होने लगे हैं तो फिर आप थोड़े हार्ड वाले ट्राई करिए, एसबीआई का दीजिए, आईबीपीएस वाला दीजिए, फिर आप आइए गाइडली का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, स्मार्ट कीड़ा का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। 1-2 तो फ्री मॉक देते ही हैं सारे, आप पहले तो एक वही निपटाइए, फिर इसके बाद देखिए कौन से अच्छे थे। हाँ, ये मत सोचिए कि गाइडली का टफ होता है तो भाई जब आप बैठे मॉक लगाने तो आपके मन में आ जाए तो बहुत टफ है, तो बहुत टफ है। नहीं, हो सकता है एग्जामिनर के मन में भी ऐसा ही चल रहा हो कि इस बार जो है उसी सब्जेक्ट का पेपर टफ बनाएंगे। हर बार किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का पेपर सबको ले डूबता है। एसबीआई के केस में ज्यादातर इंग्लिश का पेपर सबसे टफ माना जाता है मेंस के लेवल पे, और आईबीपीएस की बात करें तो सबसे ज्यादा रीजनिंग का टफ माना जाता है, और आरआरबी क्लर्क की बात करें तो वहां पे भी जो सेट होता है कट ऑफ
वो मोस्टली इंग्लिश और रीजनिंग से ही सेट हो जाता है। कभी कभी बच्चों को कंप्यूटर में भी दिक्कत आती है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि बाकी तो किसी एग्जाम में आता नहीं कंप्यूटर। तो आपको किसी सब्जेक्ट को पीछे नहीं होने देना है, हर सब्जेक्ट को लेना है। बात आई कि सेक्शनल से स्टार्ट करें क्या, तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वीक है तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसका आप जो नॉर्मल मॉक लगाएंगे पूरा वो तो लगाया ही, और उसके साथ एक सेक्शनल मॉक उस सब्जेक्ट का अलग से लगा लीजिए, क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अदरवाइज जब आपका एग्जाम होगा तो वहां तो सेक्शन नहीं होंगे, इन द सेंस कि वहां पे एक एग्जाम देके आप चुपचाप बैठ तो नहीं जाएंगे, वहां तो आपको फुल फ्लेज्ड सारे सेक्शन से एक साथ ही करने होंगे। तो क्यों ना पहले दिन से ही ऐसी प्रैक्टिस की जाए। जिस तलवार को, जिस हथियार को आप बार बार चलाते हैं, जब टाइम का प्रेशर आता है तब वही हथियार आपसे चलता है। अगर आप रोज 1 घंटे का एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, अगर आप 2 घंटे 40 मिनट का SBI का मेंस देंगे, अगर आप 2 घंटे के IBPS और RRB वाले एग्जाम देंगे मेंस के, तभी तो आप एक्चुअल एग्जाम में वही सिनेरियो को फेस करेंगे। आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि ये तो मेरा रोज का काम है। वहां पे फायदा ये मिलता है, जो नहीं करते हैं उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि कहीं मान लो फंस गए तो उनका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। कोई एक सेक्शन बिगड़ गया तो अगले सेक्शन में उसका इफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप मॉक डेली देते चले जा रहे हैं तो एग्जाम वाले दिन ये नहीं होता है। आपकी रोज की आदत होती है, कभी आप टफ हार्ड वाला जब मॉक दे रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आप फंसे थे, फिर आप भागे दूसरे क्वेश्चन में, फिर आपका एक सेक्शन बिगड़ गया, तब आपने दूसरे में मेहनत की कि दूसरे से निकाल लूंगा नंबर। ऐसे करके आप जो रिजिलियंस है आपके अंदर, जो गिर के खड़े हो जाने की क्षमता है, जो एक बार फिर से प्रयास करने का हुनर है, ये आपके अंदर आ जाता है। तो मॉक से बिल्कुल मत घबराइए, सोचिए मैं 1 घंटे कैसे बैठूंगा। अरे आप स्टार्ट तो करिए, 1 घंटे कब बीत जाएगा आपको पता चलेगा महाराज। 1 घंटे तो तब होगा जब आपको कुछ समझ में आएगा कि 1 घंटे हो गया। जब आपका खत्म हो जाएगा तो आपको पता चलेगा यार टाइम तो कम पड़ गया भाई, टाइम तो कम पड़ गया। आप हमेशा यही चिल्लाते हुए एग्जाम से आते हैं, मॉक में भी आपको ऐसा ही लगेगा, आता तो था भाई, मुझे तो सारे क्वेश्चन आते थे, बस थोड़ा टाइम और मिल जाता। पूरे बैंकिंग एग्जाम्स में बस यही एक समस्या रहती है, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी यही है। आप मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा बाद में जो वीक एरियाज हैं, और अपने टाइम को जो है वो आप मैनेज करना सीख जाइए। एक बात आई थी कि कौन से क्वेश्चंस पहले की जाए, कौन से क्वेश्चंस बाद में की जाए। देखिए जैसे क्वांट्स की बात करें तो सबको पता है कि सबसे पहले हमें स्पीड मैथ्स को ढूंढ के उसको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद कुछ लोगों को अर्थमेटिक बड़ी आसान लगती है, कुछ लोगों को DI ज़्यादा आसान लगती है। तो यहाँ से 2 बाइफरकेट हो जाता है मामला। अगर आपको लगता है कि मेरी अर्थमेटिक थोड़ी कमज़ोर है तो आप DI सेक्शन में पहले जाइए, जो DIs है उनको उड़ा दीजिए, फिर आइए अर्थमेटिक में। जो टॉपिक्स अर्थमेटिक के आपको मजबूत लगते हैं उन पे आप काम करिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। टोटली आपका अप्रोच होगा। आप किसी के बताए हुए रास्ते से नहीं पहुंच सकते मंजिल तक। हर व्यक्ति किसी से शिक्षा ले सकता है, लेकिन रास्ता उसको खुद तय करना होता है, अपने उसको स्ट्रेंथ के बेस पे आगे बढ़ना होता है। तो आप भी देखिए, ऐसे ही आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आप देखिए किसी को रीडिंग एंड कंप्रहेंशन बहुत आसान लगता है, किसी को बहुत टफ लगता है, किसी का बहुत टाइम खा जाता है, किसी को लगता है कि यार इससे तो बड़े आसानी से 10 नंबर निकल आते हैं, किसी को लगता है कि मुझे जो है पैराजंबल बिल्कुल नहीं आता है, किसी को लगता है कि यार पैराजंबल तो बड़ी आसान चीज है। वो कैब, किसी को लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चन तो छोड़ने ही है, वो कैब मतलब छोड़ना। किसी को लगता है कि वो कैब वाले तो पक्का अप्रोच करने, ये बड़ी आसानी से नंबर दे जाते हैं। तो आपकी अप्रोच जो है वो आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से। आप जब मॉक देंगे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेंगी, और उन्हीं स्ट्रेंथ पे आपको खेलना है। स्ट्रेंथ का कॉलम जो मैं बनवाता हूं उसका मतलब ही यही है कि वो क्वेश्चंस होंगे जिनको आप एग्जाम हॉल में सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनको आप मॉक में सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ये नहीं आपका होना चाहिए कि मॉक का अप्रोच दूसरा होगा और एक्चुअल एग्जाम में अप्रोच दूसरा होगा। नहीं, फर्स्ट डे से आप जो है अपने आप को एग्जाम की तरफ ही लेके चलेंगे। धीरे धीरे आपको उसी डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ाना है। आपका अप्रोच आपको बताएगा कि अप्रोच सक्सेसफुल है कि नहीं। अब आपने पूरे मॉक में दूसरा अप्रोच लगाया और एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में आया कि नहीं आज ऐसे करूंगा, और वो नहीं काम किया, तब आप रोएंगे कि यार देखो पूरे साल तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे मॉक में और मैंने जो है खुद ही मटिया मलीत कर दी लास्ट दिन। तो लास्ट दिन कोई आप नया करने की नहीं सोचिएगा।
अगर आपको लगता है कि मैं अंदर ये सुधार करने से मेरे नंबर बढ़ सकते हैं तो मॉक में उसको आजमाइए, देखिए कि क्या ये इसका कुछ इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके चक्कर में मेरे नंबर और कट रहे हैं। तो लगातार आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को, एग्जाम डे में मैं क्या करने वाला हूं उसको मॉक में इंप्लीमेंट करके देखना होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया मॉक में तो एग्जाम वाले दिन भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। उस दिन कुछ नया नहीं करने की सोचिएगा। एक दिन पहले आपने कोई वीडियो देखा, कोई टीचर कुछ बता रहा था, आपने सोचा हाँ भाई ये वाला अप्रोच मैं कल कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत नुकसान देता है बच्चों को। आप जो साल भर करेंगे मॉक में वही आपको अप्रोच एग्जाम हॉल में करना है। इस बीच जब आप मॉक दे रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर सकता हूं, करेक्शंस कर सकता हूं, इसको अच्छा करने के लिए स्कोर को कुछ आगे पीछे क्वेश्चंस के नंबर्स को कर सकता हूं, तो आप उसको प्रैक्टिस में लाइए। जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। लेकिन नया कुछ वहां बैठ के मत सोचिएगा। राजेंद्र भगत जी का क्वेश्चन था, सर किस टीचर से पढ़ूं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, प्लीज सजेस्ट चैनल एंड सब्सक्राइब। सर मैं एयरफ्रेम फिटर गाइड टू इंक्रीज माय कैलकुलेशंस, 2 क्वेश्चंस इनके हैं। तो राजेंद्र जी या जो भी बच्चे ऐसा सोचते हों, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन ऐसा सोचते हों कि किस टीचर से पढ़ा जाए, तो मैंने टीचर्स के नाम अपने जो वीडियो बनाया था जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की मैंने बताई थी उसमें बहुत अच्छे से बताया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वांट्स के लिए आप हर्षल अग्रवाल, आशीष अरोड़ा सर और कौशिक मोहंती, इन तीनों के वीडियो देखिए यूट्यूब में, उनके चैनल इसी नाम से, और वहां से आप देखिए कौन सा टीचर है जो आपको सूट कर रहा है, आपके हिसाब से पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है उसकी बातें, आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसकी स्पीड आपकी स्पीड से मैच कर रही है, आप उससे क्वांट पढ़िए। इंग्लिश के लिए मैंने 2 नाम बताए आपको, अनुभव गोस्वामी जो अड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, और निमिषा बंसल मैडम। निमिषा बंसल मैडम का केवल बैंक स्पेसिफिक नहीं है, वो सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रही हैं, तो उनका उस तरह का अप्रोच होगा। बैंकिंग स्पेसिफिक अनुभव गोस्वामी पढ़ाते हैं अड्डा के यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उनके इंग्लिश के वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनके साथ जुड़ जाइए। अगर बात करें रीजनिंग की, तो चैंपियंस रीजनिंग लेके आते हैं सौरभ सर जो अड्डा से जुड़े हुए हैं, संजय सर हैं जो ओली बोर्ड से जुड़े हुए हैं और उनका आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम से यूट्यूब चैनल है। ऐसे ही अगर आप बिगिनर हैं तो रीजनिंग बाई अर्पित सर करके अर्पित सर का एक चैनल है, वहां से आप जुड़िए, उनसे वीडियो देखिए, अप्रोचेस देखिए किसका आपको समझ में आता है। अगर आप, और अंकुश लामा सर हैं जो यस अफसर में पढ़ाते हैं, उनके भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये रीजनिंग का हो गया। जीए में मैं केवल एक नाम बताता हूं, उसमें मैं कोई दूसरा ऑप्शन आपको देता नहीं हूं, क्योंकि पीयूष सर से आप पढ़ेंगे, मैंने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ के देखा है, मैंने शीतल मैडम से पढ़ के देखा, मैंने आशीष सर से पढ़ के देखा, आशीष गौतम सर से, लेकिन मुझे जो फायदा मिला वो असली जीए बाई पीयूष सर से मिला है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो टीचर का आप डेडिकेशन देखेंगे ना तो आप बिल्कुल फैन हो जाएंगे उनके। आप चैनल में जाएंगे, आपको ज्यादा व्यूज नहीं दिखेंगे, ज्यादा बालक नहीं दिखेंगे, क्योंकि सारे वहां पे मेंस वाले आते हैं, प्री वाले बच्चे वहां नहीं जाते। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वहां पे आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आपको अल्टीमेटली अपने नंबर बढ़ाने हैं, जीए से कितने ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं ये कॉन्फिडेंस ही मिल जाए आपको, और वो मिलेगा जीए बाई पीयूष सर से। उनकी डेली क्लास तो देखनी है आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर टाइम निकालें, और वीकली के माध्यम से पिछले 6 महीने का रिवीजन करते जाएं। 6-7 महीने में 6 महीने में 6 बार 7 बार आप रिवीजन कर डालेंगे, सब आपको याद हो जाएगा। वो खुद भी बहुत बार रिवीजन कराते हैं चीज़ों का, तो इस तरह से आपका जीए मजबूत हो जाएगा। कंप्यूटर की बात अगर आप करेंगे तो अरोड़ा एजुकेटर्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके अरोड़ा सर के मैं पढ़ के गया था, 31.25 नंबर मेरे आए थे। 31.25 आउट ऑफ 40 जब मैं बात करता हूँ तो मेरे नंबर कंप्यूटर में आए थे। मतलब केवल उनके 15-20 वीडियो लेके आते हैं, वो हमेशा आरआरबी पीओ के पहले, वही आरआरबी क्लर्क में काम आ जाते हैं। अगर आपको अभी पढ़ना है तो पिछले साल के वीडियो देख लीजिए, उसमें कंप्यूटर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो वहाँ से आप कंप्यूटर की तैयारी बहुत कम समय में और बहुत अच्छे लेवल की कर सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर्स। तो ये सारे सब्जेक्ट के मैंने आपको टीचर्स भी बता दिए हैं। आज प्रजापति
राज जी का मैसेज आया था कि सर 1 ईयर DOA EC O लेवल डिप्लोमा सर्विस में रहते हुए कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस बात का कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो भी डिस्टेंस मोड से है आप परमिशन ले सकते हैं और उस काम को कर सकते हैं। जो रेगुलर है, जहाँ आपको डेली जाना है, तो वहाँ पे आप अपने यूनिट से परमिशन दीजिए कि मुझे उस टाइम पे आप छोड़ेंगे। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये आपके स्टेशन पे डिपेंड करता है, आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है कि वो आपको स्पेयर करते हैं नहीं करते हैं, कैसा माहौल है ना। तो और वैसे आजकल का जैसा माहौल चल रहा है तो कोई सपोर्ट तो करने वाला है नहीं आपको, तो अपने हिसाब से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिएगा। जो एडजुटेंट हैं, जो इसके जानकार हैं, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। इसमें मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानता। प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि सर जय हिंद, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं बैंकिंग की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं इम्प्रूव कर लूँगा। कोई चीज़ कमज़ोर है ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लेके थोड़ी घूमना है। सॉल्यूशन क्या है? इंग्लिश, अच्छा आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी तो एक दिन ऐसा था जब आप बचपन में आपको नहीं आती थी, कैसे आपने शुरुआत की थी? आपने पहले हिंदी शब्द बोले थे, मम्मी, पापा, नाना, मामा, वहां से शुरुआत की थी ना आपने। ये तो आपका अपना अनुभव है, तो शब्दों से शुरुआत होगी। आप शब्द तलाशिए, रोज की बोलचाल की भाषा में से ढूंढिए कि इंग्लिश के वर्ड्स कितने मैं यूज करता हूं, इन वर्ड्स की संख्या बढ़ाइए। कौन से वर्ड्स हैं जिनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं हिंदी के इंग्लिश के वर्ड्स से, उनको रिप्लेस करना शुरू करिए। एक न्यूज़पेपर लगा लीजिए। बैंकिंग के मामले में केवल 4 पेज पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले एडिटोरियल पेज में चले जाइए, इधर उधर मत भटकिए। इसके बाद आप जाइए फाइनेंशियल न्यूज़ में, इसके बाद आप जाइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और इसके बाद आप चले जाइए एक बार इंटरनेशनल न्यूज़ में या नेशनल न्यूज़ पे, जो है इन्वायरमेंट और जो आपका फॉरेस्ट आदि से रिलेटेड है। बस इतने ही टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं। इन्हीं की आपकी वोकैब जो है वो धीरे धीरे आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, और आपको बोलने में भी उसको लाना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानते रहेंगे तो आपसे इंप्रूव नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस दिन आपने उसको एक लैंग्वेज मान लिया और एक भाषा की तरह आपने उसको लेना शुरू कर दिया, भाषा के लिए उसके शब्द, फिर सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ्स बनते हैं, तो आप इंग्लिश में भी पहले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, फिर आप सेंटेंसेस बनाएंगे, धीरे धीरे आपसे पैराग्राफ भी बनने लगेंगे, और पैराग्राफ तक ही जाना है आपको बस। इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सबसे आसानी भाषा में समझाने वाले टीचर से पढ़िए, ज़्यादा हाई फाई वाले टीचर से मत पढ़िएगा, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। पहले आसान आसान से टीचर से पढ़िए। बहुत सारे टीचर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, यूट्यूब में आप डालेंगे इंग्लिश फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन, आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। आप देखिए किनकी भाषा समझ में आती है, कौन 0 लेवल से लेके पढ़ा रहा है, वहाँ से आप पढ़ाई करिए, और आप निश्चित रूप से बैंक में जो भी आप बनना चाहेंगे, क्लर्क, मैनेजर, जरूर बन जाएंगे, है ना। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मेहनत करिए, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। प्रॉब्लम्स को लेके टहलने से कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने बैठिए और लोगों की मदद दीजिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और आप हंसते मुस्कुराते एक बैंकर बन जाएंगे। इतने क्वेश्चन मेरे पास आए थे, इन सबको मैंने डिस्कस कर लिया है। आपने आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है मुझसे। जो भी आपकी बेस्ट विशेज मुझे मिलती हैं, और जो भी आपको मेरे बताने से रास्ता दिखाई देता है, उसका आप धन्यवाद भेजते हैं, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब अपनी पढ़ाई करते रहिए, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा, और भगवान को भी उनकी कृपा की प्रार्थना जरूर करते रहिएगा। भगवान को, अपने बड़ों को, इन सब का आशीर्वाद लेते हुए, इन सब की कृपा अपने पास रखते हुए, आपकी मेहनत के साथ आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान आप पर कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। जय श्री कृष्ण।